नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम राजस्थान कला व संस्कृति व भूगोल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहना क्लास में, स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों में से बार बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो प्यारे साथियों, आप क्लास के अंत में कमेंट करके बताना कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत निकले तो क्यों निकले, उन प्रश्नों पर बाद में चर्चा करना। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास में, आज के प्रश्न पर। बप्पा रावल ने निम्न में से किस शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? अरे, बप्पा रावल ने किस शासक को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था? धवल, मानमोरी, धूमराज, शक्ति सिंह या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, कौन सा शासक था वो जिसको पराजित करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? अरे, तो वो शासक था कौन सा साथियों? मानमोरी, मौर्य वंश का शासक था। कौन सा? मौर्य वंश का शासक था मानमोरी। मानमोरी को पराजित करके किस पर अधिकार किया था? चित्तौड़ पर। कब? 734 ईस्वी में। कब किया था रे साथियों? 734 ईस्वी में। जानकारी कहाँ से मिलती है? राज प्रशस्ति से। कहाँ से मिलती है? राज प्रशस्ति से जानकारी मिलती है हमें। कहाँ से जानकारी मिलती है? राज प्रशस्ति से। कहते हैं कि बप्पा रावल जो था, बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था रे राजधानी? नागदा को राजधानी बनाया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे किसने? बप्पा रावल ने। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। बारमल व अकबर की पहली मुलाकात कहाँ व किसके सहयोग से हुई थी? बारमल और अकबर की जो पहली मुलाकात थी कहाँ पे हुई थी? अजमेर में मजनू खां की सहायता से, आगरा में चन्नू खां चगताई की सहायता से, हिसार में चगताई खां की सहायता से, आगरा में मजनू खां की सहायता से या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों कमेंट देख के बताना। और कि बारमल और अकबर की जो पहली मुलाकात थी वो पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? अरे, बारमल और अकबर की पहली मुलाकात तो आगरा में हुई थी रे साथियों। कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? मजनू खां के सहयोग से हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में मजनू खां की सहायता से बारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात हुई थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। पाहेबा साहिबा के युद्ध में मालदेव ने किस शासक को पराजित किया? अरे, पाहेबा साहिबा के युद्ध में मालदेव ने किस शासक को पराजित किया था? रावजेत सिंह को, राय सिंह को, लूणकरण को, दौलत खां लोधी को या अनुत्तरित होगा? तो प्यारे साथियों, जो पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में, इस युद्ध के अंदर बीकानेर शासक रावजेत सिंह था। कौन था? बीकानेर शासक रावजेत सिंह था और दूसरी तरफ जोधपुर का शासक था मालदेव। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर मारवाड़ की जो सेना थी उस सेना का नेतृत्व कूपा ने किया था। किसने किया था रे? कूपा ने किया था। किसने किया था? कूपा ने किया था। और युद्ध का जो कारण था, साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत मालदेव ने आक्रमण किया था साम्राज्य के विस्तार में। कहते हैं इस युद्ध के अंदर रावजेत सिंह जो था बीकानेर शासक, वो मारा गया था। कौन मारा गया था? रावजेत सिंह मारा गया था। किस शासक को पराजित किया? तो कौन सा शासक था? रावजेत सिंह था। कौन सा था रे? रावजेत सिंह मारा गया था। कौन से युद्ध के अंदर? पाइबा साहिबा के युद्ध में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? अरे, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था रे साथियों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, चार्ल्स मेटकॉफ, मिस्टर लॉकेट, मैकमोसन या अनुत्तरित होगा? तो प्यारे साथियों बताना,
जो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था रे साथियों? राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल तो मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था। 1832 के अंदर एजीजी का जो मुख्यालय था, वो मुख्यालय अजमेर, कहाँ पे? अजमेर में स्थापित किया गया था। जबकि 1845 में एजीजी का अस्थायी मुख्यालय माउंट आबू में स्थापित कर दिया था। कहाँ पे स्थापित कर दिया था? माउंट आबू में स्थापित कर दिया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी का जो किसान आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज, नानक जी भील, पंडित नैनू राम शर्मा, चौधरी हीरालाल या अनुत्रित होगा? तो प्यारे साथियों, बूंदी का जो किसान आंदोलन था, इस बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व बूंदी के अंदर जो बरड़ में क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व तो पंडित नैनू राम शर्मा ने किया था। किसने किया था साथियों? पंडित नैनू राम शर्मा ने किया था। बूंदी का जो पथरीला जो भाग है, वो पथरीला भाग क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। इसका नेतृत्व पंडित नैनू राम शर्मा ने किया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। संप सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? संप सभा की जो स्थापना है कब और कहाँ हुई थी? 1883 में उदयपुर में, 1913 में सिरोही में, 1885 में बांसवाड़ा में, 1883 सिरोही में या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, संप सभा की जो स्थापना है वो 1883 में हुई थी, ये तो पता है, लेकिन कहाँ पे हुई थी प्यारे साथियों? 1883 के अंदर उदयपुर में हुई थी या सिरोही में हुई थी? तो प्यारे साथियों, संप सभा की जो स्थापना है, संप सभा की स्थापना तो 1883 ईस्वी में सिरोही में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिरोही के अंदर 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। संप सभा का उद्देश्य था भाईचारा संघ। क्या था? भाईचारा एक बनाना। संप सभा का 1913 में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। इस वार्षिक अधिवेशन पर कहते हैं गोलियां चला दी गई थी ब्रिटिश सेना द्वारा, जिसमें कई भील लोग शहीद हो गए थे। इसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? अरे, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? मान सिंह दित्ते, बाबा हरिश्चंद्र, विट्टी कृष्णामाचारी, बाल मुकुंद बिस्सा या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में, इसके विरोध के अंदर जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया था, वो आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था रे साथियों? वो आज़ाद मोर्चे का गठन तो बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। कब? 1942 के अंदर। इस आज़ाद मोर्चे के गठन का उद्देश्य था भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत को सम्मिलित करना था। किस रियासत को सम्मिलित करना था? जयपुर रियासत को। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? अरे, रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था साथियों? धरणक शाह, विमल सूरी, अत्रि, देपाक या अनुत्रित? तो प्यारे साथियों, रणकपुर के जो जैन मंदिर है, जो रणकपुर के जैन मंदिर सादड़ी गांव के निकट पाली में है, मथाई नदी के किनारे बने हुए हैं। यह मंदिर किसको समर्पित है? यह ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है रे? ऋषभ देव को समर्पित है। ऋषभ देव को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर राणा कुंभा के काल में राणा कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने बनवाए थे। और इनका जो शिल्पी था, शिल्पी देपाक था। शिल्पी कौन था रे साथियों? शिल्पी तो देपाक था। शिल्पी कौन था इनका? रणकपुर जैन मंदिर का जो शिल्पी था, शिल्पी देपाक था। और किसके निर्देशन में? धरणक शाह के निर्देशन में बनाए गए थे। इन मंदिरों को चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे साथियों? चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। और इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसके अंदर टोटल 1444 खंबे लगे हैं। कितने खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर में? 1444 खंबे लगे हैं। पंचायतन शैली व भूमिज शैली में निर्मित मंदिर है। कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर है। कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर।
99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? अरे किस दुर्ग के अंदर 99 बुर्ज है? सोनारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, नाहरगढ़ में, कुंभलगढ़ या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों बताना 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। आज की क्लास में हम काफ़ी शानदार प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप कमेंट देके बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। तो बताना साथियों 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है रे? 99 दुर्गों के लिए तो कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है वो प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण 1155 में राव जैसल ने करवाया था। कब करवाया था रे? 1155 में राव जैसल ने सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को सोनगढ़, गोहरागढ़, त्रिकूटगढ़ एवं उत्तर भड़कीवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और धानवन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? सोनारगढ़ है। कौन सा है? सोनारगढ़। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। वल्लभ संप्रदाय की पीठों के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? अरे वल्लभ संप्रदाय की पीठों के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? मथुरेश जी कोटा, विठल नाथ जी नाथ द्वारा, मदन मोहन जी कामाभरतपुर, गोकुल चंद्र जी कांकरोली या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों बताना वल्लभ संप्रदाय की जो पीठों के संदर्भ में कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? तो प्यारे साथियों कौन सा है रे? कहाँ पे? मथुरेश जी है जो कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मथुरेश जी तो कोटा में स्थित है। कहते हैं वल्लभ संप्रदाय की कुल 7 पीठें थी। कितनी पीठें थी रे? 7 पीठें थी। 7 पीठों में से कौन सी पीठ है इनमें से जो सुमेलित नहीं है? मथुरेश जी कोटा में है। विठलनाथ जी नाथ द्वारा सही है। मदन मोहन जी जो है वो कामाभरतपुर सही है। जबकि गोकुल चंद्र जी गोकुल में है न कि कांकरोली में। कहाँ पे है? गोकुल यूपी में है न कि कांकरोली में। कांकरोली में तो कौन सा है रे? द्वारकाधीश मंदिर है। कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश मंदिर है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? गोकुल चंद्र जी कांकरोली में ना होकर के कहाँ पे स्थित है? गोकुल यूपी में स्थित है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ढोल नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? धौलपुर, जालोर, बीकानेर, उदयपुर या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों ढोल नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? धौलपुर का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है, बीकानेर का प्रसिद्ध है या उदयपुर का प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों ढोल नृत्य तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है रे साथियों? जालोर क्षेत्र के अंदर ढोल नृत्य किया जाता है। यह एक पेशेवर नृत्य है और यह थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है? थाकना शैली के अंदर किया जाता है, जिसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। कितने ढोल बजाए जाते हैं? 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी किस कला से संबंधित है? अरे जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी का संबंध किस कला से है? मथेरण कला से, थेवा कला से, मीनाकारी से, फड़चित्रण से या अनुत्तरित होगा? तो प्यारे साथियों जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी का संबंध तो कौन सी कला से है? कौन सी कला से है? वो तो थेवा कला से। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है रे? यह सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए। प्यारे साथियों थेवा कला क्या है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। क्या कहलाता है रे? थेवा कला कहलाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? हाड़ौती का जो पठार है इसकी उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है साथियों? लोरेंसिया, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों जल्दी से बताना हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? तो किसका परिणाम है रे भाई? साथियों ये तो गोंडवाना लैंड का परिणाम है। किसका परिणाम है? गोंडवाना लैंड का परिणाम है। गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। अरे कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति
किस क्षेत्र में मिलती है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य जो वनस्पति है कौन से क्षेत्र में, BW, HW, BS, HW, CWG, AW। तो जल्दी बताना साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो ये था, सवाना तुल्य वनस्पति कौन से क्षेत्र में मिलती है, कौन से क्षेत्र में मिलती है रे साथियों, वो तो AW। कौन से क्षेत्र में मिलती है, AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन से इसका सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। महाराणा मोकल के काल में आरंभ की गई तुलादान पद्धति का उल्लेख किस अभिलेख में है। तो महाराणा मोकल के काल में आरंभ की गई तुलादान पद्धति का उल्लेख किस अभिलेख में है रे साथियों। चिरवा का अभिलेख, श्रृंग ऋषि का लेख, समिधेश्वर मंदिर का लेख, अचलेश्वर प्रसिद्धि। तो बताइए प्यारे साथियों, महाराणा मोकल के काल में आरंभ की गई तुलादान पद्धति का उल्लेख तो किस में मिलता है, तुलादान पद्धति का उल्लेख तो किस में मिलता है रे साथियों, श्रृंग ऋषि के लेख में मिलता है। कौन से लेख में मिलता है, श्रृंग ऋषि के लेख में मिलता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है साथियों। पंडित जाबरमल शर्मा, हरविलास शारदा, मुनिजिन, विजय सिंह पथिक या अनुत्रित होगा। तो जल्दी बताना साथियों, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है रे। पत्रकारिता का भीष्म पितामह तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान कला, संस्कृति व ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो प्यारे साथियों, आप कमेंट देके बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले और कितने प्रश्न गलत निकले। गलत हुए प्रश्नों को दोबारा से देखना और विस्तार से उनको पढ़ना। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।